बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है सेल साइकिल की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट द नेम ऑफ इट्स मेन फेजेस। सेल साइकिल को डिफाइन करना है और इसके मेन फेजेस के नेम लिखने हैं। स्टूडेंट, जो सेल साइकिल होता है वो इवेंट की एक ऐसी सीरीज होती है कि जिस पीरियड के दौरान सेल की ग्रोथ भी होती है और सेल डिवाइड भी होता है। सेल डिवाइड होके क्या बनाता है? सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल साइकिल को डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे कि ये इवेंट की एक ऐसी सीरीज होती है कि जिस पीरियड के दौरान सेल की ग्रोथ भी होती है, यानी कि सेल नशोनुमा भी पाता है और सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल भी बनाता है। स्टूडेंट, जो इसके मेन फेजेस हैं, इंटरफेस हैं, इंटरफेस में कौन कौन से फेजेस इंक्लूड हैं? G1 फेज, S1 फेज और G2 फेज। स्टूडेंट, जो इंटरफेस होता है इसके बाद सेल या तो माइटोसिस में इंटर होता है या मियोसिस में इंटर होता है। सेल डिवीजन के टाइप पे डिपेंड करता है कि इंटरफेस के बाद जो सेल है कौन से डिवीजन में इंटर हो, कौन से प्रोसेस में इंटर हो, माइटोसिस में हो या मियोसिस में हो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंटरफेस के एस फेज के दौरान क्या होता है। स्टूडेंट, ये जो एस फेज होता है इंटरफेस का, इसके दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। स्टूडेंट, क्या होता है एस फेज के दौरान? इंटरफेस के एस फेज के दौरान क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और इस तरह से जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं। सेल के जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरफेस के एस फेज के दौरान क्या होता है तो आपने क्या कहना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो जाहिर है जो जेनेटिक मटेरियल होगा सेल का वो क्या करेगा, उसकी डिफरेंट कॉपीज बन जाएंगी और जो कॉपीज बनेंगी वो बिल्कुल डीएनए के आइडेंटिकल होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लिश द इवेंट्स ऑफ प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के जो प्रोफेस है उसके इवेंट को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट, कौन सा प्रोफेस के दौरान, माइटोसिस के प्रोफेस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या होता है? एक काम में पहले काम के बारे में बताऊंगी आपको। जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है। क्रोमेटिन होता है जो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ के क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। वो क्रोमोसोम बनाता है जो कि विजिबल होते हैं। स्टूडेंट, विजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि सेल डिवीजन स्टेज पे है और क्रोमोसोम स्टूडेंट उसी वक्त विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन स्टेज पे होता है, डिवाइडिंग स्टेज पे होता है। तो एक काम क्या हो गया कि क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हुई। किस में कंडेंसेशन हुई? विजिबल क्रोमोसोम में कंडेंसेशन हुई। उसके बाद वाला काम क्या हुआ कि न्यूक्लियर इनवेलप की ब्रेक डाउन हुई। स्टूडेंट, क्या हुआ उसके बाद वाला काम? न्यूक्लियर इनवेलप की ब्रेक डाउन हुई। उसके बाद स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो होती है वो भी प्रोफेज के दौरान ही होती है। किसकी प्रोफेज के दौरान होती है? माइटोसिस की प्रोफेज के दौरान होती है। स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन ही नहीं होती स्पिंडल फाइबर की, बल्कि क्रोमोसोम जो होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच भी हो जाते हैं। स्टूडेंट, तो पहला काम क्या हुआ? एक दफा मेरे साथ रिवाइज करें। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हुई विजिबल क्रोमोसोम में। और दूसरा काम क्या हुआ? न्यूक्लियर इनवेलप की ब्रेक डाउन हुई। स्टूडेंट, व्हाट इज न्यूक्लियर इनवेलप? न्यूक्लियर इनवेलप इज अ डबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, उसके बाद वाला फंक्शन क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई। स्टूडेंट, यहीं पे आके नहीं रुक जाना। यहाँ भी सिर्फ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन ही नहीं होती, बल्कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ भी अरेंज होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, माइटोसिस कैसे रीजनरेशन के प्रोसेस के साथ रिलेट करता है? स्टूडेंट, जो माइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का जो कि टिश्यू की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है और टिश्यू को रिपेयर करने में भी कंट्रीब्यूट करता है। स्टूडेंट, माइटोसिस को रीजनरेशन के प्रोसेस से कैसे रिलेट किया जा सकता है? क्योंकि जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि टिश्यू की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है और टिश्यू को रिपेयर करने में भी कंट्रीब्यूट करता है, जो कि रीजनरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट, ये जो माइटोसिस होता है ये डैमेज, कोई सेल अगर लॉस्ट हो या कोई सेल डैमेज हो जाए तो उस सेल को क्या करता है? उस सेल को न्यू सेल के साथ रीजनरेट क्या कर लेता है? न्यू सेल के साथ रिप्लेस कर लेता है। स्टूडेंट, जो न्यू सेल
जिस न्यू सेल के साथ ये रिप्लेसमेंट करेगा उस डैमेज सेल की, स्टूडेंट याद रखना वो जो सेल होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा किस सेल के जो सेल लॉस्ट हो चुका है। इसी वजह से स्टूडेंट ये जो माइटोसिस होता है ये टिश्यू की रीजनरेशन में भी हेल्प करता है और ऑर्गन्स की रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि अगर कोई सेल जो हो लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए उसको न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस कर देगा। न्यू सेल्स सिर्फ न्यू सेल्स नहीं स्टूडेंट, जो न्यू सेल्स होंगे वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे टू द डैमेज्ड आर द लॉस्ट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंशिएशन करनी है स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है ना कि आपने दरमियान में एक लाइन लगानी है, एक तरफ एपोप्टोसिस लिखना है दूसरी तरफ नेक्रोसिस लिखना है। तो वैसे ही आपने पेपर में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट। एपोप्टोसिस जो होती है वो प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल होती है। एपोप्टोसिस क्या होती है? प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल होती है जो कि एक बॉडी की एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, नेचुरली कुदरती तौर पर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है और एक ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए होती है। क्या होती है? प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल होती है जो कि नेचुरली होती है, एक ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए होती है, ऑर्गेनिज्म की गुडनेस के लिए होती है। जबकि स्टूडेंट जो नेक्रोसिस होती है ये एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल होती है और ये कंट्रोल्ड में नहीं होती, ये कंट्रोल में नहीं होती बल्कि ये अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होती है, जिसके जो किसके नतीजे में वजूद में आती है? नेक्रोसिस किसके नतीजे में होती है? नेक्रोसिस जो होती है वो डैमेज या इंजरी, बाज़ वक़्त आपको कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, जिस एक्सीडेंट से आपको इंजरी हो जाती है उसके नतीजे में क्या हो जाता है? उसके नतीजे में आपको नेक्रोसिस हो सकती है, यानी कि एक्सीडेंटल एंड अनकंट्रोल्ड डेथ ऑफ सेल। तो एपोप्टोसिस क्या हुआ? एपोप्टोसिस इज अ कंट्रोल्ड and programmed cell death that occurs naturally or for the good of the organism, while necrosis is an accidental and uncontrolled cell death often resulting from damage or injury. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? न्यूक्लियस इज विजिबल only during interphase while chromosome are only visible in cell division stage. स्टूडेंट न्यूक्लियस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के दरमियान विजिबल होता है, इंटरफेस के दौरान विजिबल होता है, जबकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन स्टेज पे विजिबल होते हैं। इसकी वजह क्या है? स्टूडेंट जो इंटरफेस होता है उसके दौरान न्यूक्लियस विजिबल होता है। क्यों न्यूक्लियस विजिबल होता है? क्योंकि इसके जो सेल्स होते क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो अपनी एक्टिव स्टेट में होते हैं, जो सेल होता है वो अपनी एक्टिव स्टेट में होता है। स्टूडेंट इंटरफेस के दौरान न्यूक्लियस विजिबल क्यों होता है? क्योंकि जो सेल होता है वो अपनी एक्टिव स्टेट में मौजूद होता है और फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? डीएनए रेप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है और प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस नहीं होते और किस तरह से फैले होते हैं? एज अ क्रोमेटिन स्प्रेड होते हैं, एज अ क्रोमेटिन वो फैले होते हैं। स्टूडेंट सेल डिवीजन स्टेज की बात की जाए जैसे कि माइटोसिस, क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं और विजिबल होते हैं, क्योंकि जो सेल होता है अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो स्टूडेंट पहली बात क्या कि न्यूक्लियस विजिबल क्यों होते हैं इंटरफेस के दौरान? क्योंकि सेल जो होता है अपनी एक्टिव स्टेट में होता है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? डीएनए और एप्लीकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस्ड नहीं होते, सिकुड़े हुए नहीं होते और किसकी फॉर्म में होते हैं? क्रोमेटिन की फॉर्म में फैले होते हैं। सेल डिवीजन स्टेजेस अगर माइटोसिस की बात की जाए तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो चुके होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं और यही वजह होती है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो विजिबल होते हैं किसके दौरान विजिबल होते हैं? डिवीजन सेल के डिवीजन स्टेज के दौरान विजिबल होते हैं, क्योंकि इस स्टेज के दौरान सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। स्टूडेंट ये जो कंडेंसेशन होती है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं हाईली कंडेंस होते हैं, ये जो चीज होती है ये क्रोमोसोम को डिस्टिंक्ट बनाती है, सबसे डिफरेंट बनाती है कि ये जो क्रोमोसोम है ये कौन से स्टेज में है? डिवीजन स्टेज में है। और यही वजह होती है कि क्रोमोसोम जो होता है डिस्टिंक्ट होता है, सबसे डिफरेंट होता है और इसको इजिली अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7,
Which phase of meiosis 1 is responsible for reducing chromosome number? स्टूडेंट meiosis 1 का कौन सा फेज है जो कि क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो स्टूडेंट इनफ फेज 1 है. The phase of meiosis 1 responsible for the reducing chromosome number is called anaphase 1. Anaphase 1 होता क्या है स्टूडेंट? ये meiosis 1 का एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से दूर खींचे चले जाते हैं और दूर खींच के वो क्या करते हैं, सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं. क्या करते हैं? सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं. स्टूडेंट कौन सा फेज रिस्पॉन्सिबल होता है? एनाफेज 1 होता है. एनाफेज 1 के दौरान होता क्या है कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटाइड नहीं पुल होते स्टूडेंट, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पुल होते हैं, एक दूसरे से दूर खींचे चले जाते हैं और सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं. उसके स्टूडेंट ये जो सेपरेशन होती है, इस सेपरेशन की वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि how anaphase 1 is responsible for the reducing chromosome number, तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं. ये भी उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपने एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस पे एक छोटा सा नोट लिखना है. स्टूडेंट साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल ये फाइनल स्टेज होता है सेल डिवीजन का. व्हाट इज अ फाइनल स्टेज इन एनिमल सेल ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन का कौन सा स्टेज फाइनल स्टेज होता है एनिमल सेल में? तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन occurring after either mitosis or meiosis. किसके बाद होता है? या तो माइटोसिस के प्रोसेस के बाद होगा या मियोसिस के प्रोसेस के बाद होगा. साइटोकाइनेसिस ने लाजिम होना होता है चाहे पीछे माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है या मियोसिस का प्रोसेस हुआ है, यानी कि या तो वेरिएशन प्रोड्यूस हुई है और डॉटर सेल में या वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हुई, बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं तो भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा. और अगर ऑर्गेनिज्म जो है ऑफस्प्रिंग हुआ है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोड्यूस नहीं हुआ तो भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा. स्टूडेंट इसमें क्या होगा, जो पेरेंट सेल होता है वो स्प्लिट होता है, वो क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होके क्या बनाता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है. स्टूडेंट एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो सेल का सेंटर होता है, सेल के सेंटर के इर्द गिर्द एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की कंपोजिशन होती है. स्टूडेंट साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल्स में क्या होता है कि इस प्रोसेस के दौरान एनिमल सेल्स में जो सेंटर होता है सेल का उसके इर्द गिर्द एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है. उस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की कंपोजिशन किससे हुई होती है? एक्टिन फिलामेंट से. किस किस्म की स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग सेंटर ऑफ सेल को कवर करती है, उसके इर्द गिर्द फैल जाती है, उसके इर्द गिर्द उसको कवर कर देती है. तो जिस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की कंपोजिशन एक्टिन फिलामेंट से होती है वो सेल के सेंटर को कवर कर देती है, उसके अराउंड उसके इर्द गिर्द कवर कर लेती है उसको. ये जो रिंग है, जिस रिंग की बात की है, जो रिंग एक्टिन फिलामेंट से कंपोज्ड हुई है स्टूडेंट, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है. कॉन्ट्रैक्ट होके ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होके ये सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धकेलती है और उस वक्त तक धकेली जाती है उस वक्त तक कि जब तक वो दो सेल्स में डिवाइड ना हो जाए, दो डिस्टिंक्ट सेल में डिवाइड ना हो जाए. स्टूडेंट ये प्रोसेस जो होता है इस जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी कि अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी. माइटोसिस के दौरान या मियोसिस के दौरान कांटेक्ट किस में होगा, ये जो प्रोसेस होगा ये इंडिविजुअल सेल्स में होगा. किस में होगा? इंडिविजुअल सेल्स में होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है. कैसे अलग हो गया है, जो रिंग है कॉन्ट्रैक्ट हुई है और उसने सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पिंच किया है और दोनों डिस्टिंक्ट सेल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया है, दोनों सेल्स को सेपरेट कर दिया है. और ये जो प्रोसेस होता है ये इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. वो जेनेटिक मटेरियल जो कि एक इंडिविजुअल सेल में मुश्तमिल होता है, एक इंडिविजुअल सेल में रखा होता है, एक इंडिविजुअल सेल में कंटेंट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.